स्टूडेंट्स, चलो हेलो बेटा। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप का जो हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो हमारा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का बचा हुआ था वो पार्ट आज हमें यहाँ पर कवर करना है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच का मतलब सबसे पहले आप लोग कर लो कि ब्रीच का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना। हम किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ते हैं तो उसे ब्रीच बोला जाता है। अब ऑब्वियसली अगर ए ने बी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया और वो उसे तोड़ रहा है तो यहाँ पर उसे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोला जाएगा। ए ने बी को बोला कि मैं तुम्हारी पेंटिंग बना के दूंगा और बाद में ए डिनाई कर देता है तो इससे क्लियर वर्ड्स में क्या बोला जाता है? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना। तो ये चैप्टर पूरा उसी पर बेस्ड है, आईएमपी चैप्टर है, आता है एग्जाम में, इसलिए आप इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना। इसमें किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम, कोई भी डाउट आए तो आप मुझे मैसेज करके पूछ लीजिएगा। ब्रीच मीन्स फेलियर ऑफ अ पार्टी टू परफॉर्म हिज और हर ऑब्लिगेशन अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब अगर कोई पार्टी अपने ऑब्लिगेशन को परफॉर्म करने में अनकेपेबल रहती है तो उसे यहाँ पर, या फेल हो जाती है तो उसे यहाँ पर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, है ना। देखो, जब भी दो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट कर रही तो ऑब्वियसली दोनों पार्टी को एक दूसरे के कॉन्ट्रैक्ट के ऑब्लिगेशंस को परफॉर्म करना है। हमने बोला था कि ए बी को अपना हाउस सेल करेगा तो ए का ऑब्लिगेशन क्या है, ए की ड्यूटी क्या है कि ए को घर बेचना है, उसको घर की लीगल पोजीशन देनी पड़ेगी, पेपर्स देने पड़ेंगे। और बी की लाइबिलिटी क्या है कि वो 5 करोड़ रुपए पूरे किसको पे करे, ए को। तो दोनों को अपने अपने पार्ट का लीगल ऑब्लिगेशंस जो है वो फुलफिल करना पड़ेगा। ये बात आप याद रखना, ठीक है। फिर एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है कि जैसे सपोज अगर मान लो ए ने बी को बोला है कि मैं तुम्हें एट द एंड ऑफ 2027 ये हाउस बना के दे दूंगा, है ना, 2027 तक घर बनाकर दे दूंगा। लेकिन उन्होंने क्या करा, 27 के पहले ही, कुछ टाइम पहले ही मना कर दिया कि मैं तुम्हारा घर बनाकर नहीं दे पाऊंगा। तो एक्चुअल डेट ऑफ परफॉर्मेंस थी 27 एंड, है ना, दिसंबर 27। उसके पहले ही ए ने मना कर दिया। तो जब कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेंस की डेट के पहले, बिफोर द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस, कॉन्ट्रेक्चुअल पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने से मना कर देती है, चाहे वो ए हो या बी हो, दोनों को अपने अपने पार्ट का परफॉर्मेंस, ए को घर बना के देना था, बी को अमाउंट देना था। इधर ऑफ द पार्टी, दोनों में से कोई भी अगर अपने पार्ट का परफॉर्मेंस करने के लिए मना कर देती है तो इसे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है, पहले से मना करने पर। एक्सप्रेसली भी बोल सकते हैं, मतलब स्पोकन या रिटर्न में भी। इम्प्लाइडली मतलब बाय कंडक्ट भी बोल सकते हैं। बाय कंडक्ट कैसे बोलेंगे? इम्प्लाइडली बाय कंडक्ट ऐसे होगा जैसे ए ने बी को बोला कि भैया मैं तुम्हारे लिए एक पेंटिंग बनाकर दूंगा, ऐसा ए ने बी को बोला। अब ए ने यहाँ पर क्या करा, बाय कंडक्ट बी को 50,000 रुपीज एडवांस में बी से मांगे थे। बी पैसे देने आया तो ए ने पैसे लेने से मना कर दिया। यहाँ पर इम्प्लाइडली ए ये विलिंगनेस चाहता है कि हमारे बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था मैं उसे परफॉर्म करने में इनकेपेबल हूँ या मेरी परफॉर्म करने की इच्छा नहीं है। तो इम्प्लाइडली मतलब बाय कंडक्ट ए का 50,000 लेने से मना करना इस बात को शो करता है कि ए परफॉर्म नहीं कर रहा है। और कॉन्ट्रैक्ट की डेट के पहले, मतलब जैसे सपोज कि 10 तारीख को उसको वो बना के देना था और वो 9 तारीख को ही 50,000 रुपये देने उसके पास चला गया और 9 तारीख को वो मना कर रहा है, इसका मतलब बाय कंडक्ट वो ये शो कर रहा है, ये 50,000 रुपीज़ उसने बी को रिफंड कर दिए ऑनलाइन। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये शो होगा कि इम्प्लाइडली ए इज़ नॉट एबल टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब वो अगर परफॉर्म करने के लिए मना कर देता है तो इसे एंटीसिपेटरी ब्रीच बोलते हैं, क्योंकि आपने टाइम के पहले मना कर दिया है। अब उसके बाद में एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपको मैंने समझा दिया। इफेक्ट एंटीसिपेटरी ब्रीच क्या क्या होगा। मान लो ए ने मना कर दिया कि वो उसकी पेंटिंग बनाकर नहीं दे पाएगा, तो याद रखना कि आइदर ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट रिस्ट्रेंट, मतलब तोड़ा जाएगा, टूटा हुआ मानेंगे, ब्रेक या ब्रीच मानेंगे, ठीक है। और उसके बाद अदर पार्टी डैमेज के लिए क्लेम कर सकती है। आइदर ट्रीट द रिसेंट एंड स्यू द अदर पार्टी फॉर डैमेजेस फ्रॉम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इमीडिएटली विदाउट वेटिंग अंटिल द ड्यू ऑफ परफॉर्मेंस। आप इमीडिएटली, इमीडिएटली पर अंडरलाइन करना, ट्रिपल स्टार लगाना। इमीडिएटली आप क्या कर सकते हो, मना कर सकते हो। और दो तरह की रेमेडी बनेगी, एक तो आप कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ सकते हो
और दूसरा एंड और नहीं, ये दोनों रेमेडी एक साथ बनेगी ये, और दूसरा आप पार्टी पर डैमेजेस क्लेम करोगे, ठीक है। ही में इलेक्ट द रिजाइन द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ सकता है, लेकिन दूसरी बात उसके पास ऑप्शन क्या, ऑप्शन नंबर 3 क्या है, फर्स्ट में तो वो तोड़ भी सकता है और डैमेजेस भी। तीसरा ऑप्शन है कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट को अभी भी ऑपरेटिव मान ले, है ना। वो बी को बोले कि नहीं भाई, बी ए को बोले कि नहीं भाई पेंटिंग तो ए तुम ही बना के दोगे, मैं थोड़ा वेट कर लेता हूँ, मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पर वेट कर लेता हूँ, ठीक है। तो याद रखना कि अगर आपने उससे थोड़ा टाइम दे दिया है, देन होल्ड द अदर पार्टी रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन परफॉर्मेंस, बट इन दिस केस विल कीप द कॉन्ट्रैक्ट अलाइव फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर पार्टी एज वेल एज हिज ओन एंड द गिल्टी पार्टी इफ इज सो डिसाइडेड। अगर आपने एक बार ऐसा डिसाइड कर लिया रिकंसिडरेशन पर कि चलो मैं तुम्हें थोड़ा और टाइम दे देता हूँ, तो फिर उसे रखना मे स्टिल परफॉर्म इज पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड कैन ऑल्सो टेक एडवांटेज of any supervening impossibility which may have the effect of discharging the contract। मतलब आपने उसको टाइम दे दिया, अब इस बीच में क्या हुआ कि कुछ ऐसा हो गया जिसमें कि लॉ भी इमेजिनेशन नहीं कर सकता है, ठीक है। जैसे ए ने बोला बी को कि भाई मैं तेरी पेंटिंग बना के दे दूंगा 10 मार्च से, है ना, 10 मार्च 2026, लेकिन हुआ ऐसा कि 11 मार्च से वॉर डिक्लेयर हो गया, और यहाँ पर बी ने क्या करा, 10 मार्च को चूंकि वो परफॉर्म नहीं कर पाया इसलिए बी ने बोला नहीं पेंटिंग तो तुम ही बना के दे दोगे। उसने 15 मार्च तक का टाइम अग्री कर लिया था, मतलब रिकंसिडरेशन, फिर से बोल दिया था कि मैं थोड़ा टाइम वेट कर लूंगा और इस कॉन्ट्रैक्ट को अलाइव मानूंगा, ठीक है। अब उसने अगर ऐसा डिसाइड कर लिया, may still perform as part of contract and can also take advantage of supervening impossibility which may affect the discharging the contract। और 11 मार्च को ही वॉर होने के कारण से ए परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो अब ए पर केस नहीं हो पाएगा क्योंकि इस बीच कुछ ऐसा हो गया जिसका एडवांटेज ए को मिलेगा, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। मैं इसको एक बार फिर से पढ़ के दिखा देती हूँ कि इसके क्या क्या इफेक्ट होंगे। पहला, या तो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दो, दूसरा पार्टी डैमेजेस क्लेम करेगी, तीसरा इमीडिएटली डैमेजेस क्लेम कर रही है लेकिन अगर चाहे तो तीसरे नंबर पर वो कॉन्ट्रैक्ट को अभी भी अलाइव माने और वेट करे परफॉर्मेंस के लिए, ठीक है। देन होल्ड द अदर पार्टी रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन परफॉर्मेंस, बट इन दिस केस ही विल कीप द कॉन्ट्रैक्ट अलाइव फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर पार्टी एज वेल एज हिज ओन एंड द गिल्टी पार्टी इफ सो डिसाइडेड on reconsideration may still perform as part of contract and can also take advantage of any supervening impossibility। वो जो गिल्टी पार्टी है जिसने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा है टाइम के पहले, वो चाहे तो परफॉर्म कर देगी या इस बीच कुछ ऐसा अनयूजुअल ऑकर्ड हो गया, जैसे मैंने आपको वॉर का एग्जांपल दिया, तो हो सकता है वो अपनी यहाँ पर लाइबिलिटी से फ्री हो जाए, क्योंकि मैंने आपको पढ़ा रखा है कि सुपरविनिंग इम्पॉसिबिलिटी के केस में पार्टी पर केस नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये कुछ ऐसा होता है जो बियॉन्ड द इमेजिनेशन होता है। ये कैसा होता है, बियॉन्ड द इमेजिनेशन, मतलब आप सोच भी नहीं सकते हो वैसा हो जाए। तो फिर आपकी किस्मत खराब कि एक तो आपने डैमेज क्लेम नहीं करी कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने की, दूसरा उसको टाइम दे दिया, उस टाइम में कुछ ऐसा हो गया उसके सितारे बुलंद थे कि वो अब परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, लॉ बोल रहा है कि नहीं नहीं सुपरविनिंग इम्पॉसिबिलिटी है, वो बेचारा उसकी साइड लेने लग जाए, तो यहाँ पर अब आप कुछ भी नहीं कर सकते। अब आता है एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। 10 मार्च को पेंटिंग बनाकर देनी थी और एग्जैक्ट उसी दिन अचानक से एट द ड्यू डेट, शेड्यूल्ड डेट पर ही अचानक से मना कर दे तो उसे एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। एट द टाइम व्हेन द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज ड्यू और ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, बिल्कुल 10 मार्च को ही मना कर दे या 10 मार्च के दिन कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस था तो पेंटिंग आधी बनी हुई है, आधी वो और बना रहा है, लेकिन बनाते बनाते ही मना कर दे, है ना। 10 मार्च की डेट है मान लिया और उसने आधी बना भी दी, तो ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मतलब उस कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यूसली परफॉर्म करते करते भी वो मना कर रहा है, तो भी उसे एक्चुअल परफॉर्मेंस के डेट पर मना करने के लिए एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। एंटीसिपेटरी का जब डेट हो उसके पहले, और एक्चुअल का उसी डेट पर अचानक से या तो परफॉर्म करते करते या उसी डेट पर मना कर देना जिस दिन परफॉर्मेंस की डेट थी। अब भाई मना तो कर दिया,
अब क्या होगा, तो इसकी जो रेमेडीज है, रेमेडीज का मतलब होता है कि भाई आप क्या क्या कर सकते हो। आपको गुस्सा तो बहुत आएगा कि यार एंड टाइम पे मना कर रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो। सबसे पहले है सूट फॉर डैमेजेस। ये सेक्शन 73 में है कि आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हो। अब डैमेजेस कौन कौन सी होती है, याद रखना कि डैमेजेस कौन कौन सी होगी। इसको पढ़ने के पहले हम थोड़ा ये पैराग्राफ रीड कर लेते हैं। हाउ द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन इज टू बी डिटरमाइंड ऑन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। द पार्टी हु सफर फ्रॉम अ ब्रीच is entitled to receive from the party who has broken the contract compensation for any loss or damages caused to him by breach. Compensation can be claimed for any loss or damages which naturally arises in usual course of event. A compensation can also be claimed for any loss which the party knew when they entered into contract as likely result from the breach. That is to say, special damages can be claimed only on the previous notice. देखो, जितना लॉस हुआ है या डैमेज हुआ है नेचुरली, वो तो आप क्लेम करोगे ही सही, ठीक है। जो पार्टी को पता था कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के पहले ही कि ये डैमेजेस हो सकती है, ये डैमेजेस हो सकती है, लेकिन आपको इसके लिए प्रायर नोटिस देना पड़ेगा, उसे स्पेशल डैमेजेस बोलते हैं, ठीक है। कैसे, समझना। पहला हम यहाँ से ही पढ़ना शुरू करते हैं। स्पेशल डैमेजेस और रिमोट डैमेजेस क्या होता है, यहाँ पर हम डिटेल में पढ़ते हैं और उसी के साथ समझते हैं। ऑर्डिनरी डैमेज किसे बोलेंगे, When a contract has been broken, the party who suffers by breach is entitled to receive from the party who has broken the contract compensation for any loss or damages caused to him which naturally arose पर underline करना in the usual course of thing from such breach or which is the party know when they made the contract to be likely to result from the breach of it. Such compensation is not be given for any remote or indirect loss or damages sustained by the reason of breach. दो चीज़ें बोली, अगर जितना लॉस है, हम नेचुरली जितना लॉस हमको हुआ है यूजुअल कोर्स ऑफ थिंग के कारण, उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने के कारण, जैसे ए ने बोला था कि वो बी के लिए पेंटिंग बना देगा और बी उस पेंटिंग को फर्दर सेल करना चाहता था, ठीक है, तो उसको नेचुरली ये लॉस हुआ कि उसको 20,000 रुपीज़ का यहाँ पे प्रॉफिट का लॉस हो रहा है, ठीक। तो ये 20,000 नेचुरल लॉस है, ये ऑर्डिनरी डैमेज कहलाएगा। लेकिन याद रखना यहाँ पर, मान लो इस पेंटिंग को वो प्रायर नोटिस दे देता ए को कि भाई देख तू मुझे ये पेंटिंग अगर नहीं देगा तो मुझे जो 20,000 का लॉस होगा जब मैं सी को बेच रहा हूँ, और अगर नहीं बेच पाऊंगा तो मुझे 20,000 का प्रॉफिट का जो लॉस होगा वो तो मैं तुमसे लूँगा ही, साथ में ही फर्दर सी मुझसे बोल रहा है कि मैं पेनल्टी भी लगाऊंगा 50,000 की, तो वो भी मैं तुझसे वसूल करूंगा। जो आप प्रायर नोटिस दे रहे हो एक्स्ट्रा डैमेजेस क्लेम करने के लिए, 20 तो आपका नेचुरली अरोज लॉस है, वो आपको लेना ही है, लेकिन एक्स्ट्रा आपने प्रायर नोटिस दे दिया कि भाई देख तेरे नहीं देने के कारण, तेरे ब्रीच के कारण, तेरे कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के कारण मैं यहाँ पर 50,000 रुपये की पेनल्टी भी बियर करूँगा, तो वो भी मैं तुझसे वसूलूंगा। ये कहलाएगा स्पेशल डैमेजेस। स्पेशल डैमेजेस तभी क्लेम की जा सकती है जब आप उसका प्रायर नोटिस दो, लेकिन एक्चुअल या ऑर्डिनरी डैमेजेस आप तुरंत त्वरित नोट यहाँ पर कर सकते हैं और अपना क्लेम या कंपनसेशन ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक की पूरी बात समझ आ गई। अब रिमोट डैमेज क्लेम नहीं हो सकती। रिमोट डैमेज किसे बोलते हैं, रिमोट डैमेज का जो नेचर होता है वो होता है यहाँ पर स्पेक्यूलेशन, स्पेक्यूलेटिव नेचर होता है। स्पेक्यूलेटिव मतलब सट्टे और जुए का, है ना, जिसमें कि हम उतार चढ़ाव हमें पता है कि आते रहते हैं। जैसे ए और बी ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि ए अपने कुछ शेयर्स बी को सेल करेगा। अब उसने बोला कि भाई जिस दिन जो रेट दिन कर देंगे, कॉन्ट्रैक्ट 500 पर तय हुआ, लेकिन जिस दिन बी ने खरीदने के लिए पैसे दिए उस दिन उसका भाव 600 हो गया, तो यहाँ बी को 100 रुपीज़ पर शेयर का लॉस हो रहा है। पर बी को पता है ये शेयर्स, इसमें प्राइस ऊपर नीचे जा सकते हैं, तो स्पेक्यूलेटिव एक्टिविटी पर बेस्ड रिमोट कॉन्ट्रैक्ट, इसे रिमोट डैमेज या रिमोट कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। इसे इनडायरेक्ट लॉस और डैमेजेस सस्टेन्ड बाय रीजन ऑफ ब्रीच, मतलब रिमोट डैमेजेस और इनडायरेक्ट लॉस जो है वो कवर नहीं हो सकते, क्योंकि जिस दिन आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते हो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट में, उसी दिन आपको पता होता है कि भाई इसमें लॉस होने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। देखो क्या क्या पढ़ लिया,
ऑर्डिनरी डैमेजेस, जितना लॉस उतना पैसा रिकवर करो। स्पेशल डैमेजेस क्लेम कर सकते हो, हाँ भाई कर सकते हो, लेकिन तभी कर सकते हो जब आप उसका प्रायर नोटिस दे दो। अगर आपने प्रायर नोटिस नहीं दिया तो आप यहाँ पर ऑर्डिनरी या नॉर्मल डैमेजेस या नेचुरल डैमेजेस तो क्लेम कर सकते हो, पर स्पेशल नहीं। और रिमोट डैमेज तो कभी भी क्लेम नहीं हो सकती। ये मैंने आपको अभी तक बताया। रिमोट डैमेजेस वो होती है जो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट से अराइज होती है जिसमें आपको पहले से पता है कि स्पेकुलेशन है, ठीक है। अब ये हेंडले वर्सेस बक्सटेल का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो मैं आपको पूरा नहीं पढ़ के बताती हूँ, ऐसे ही शॉर्ट में समझा देती हूँ। इसमें क्या हुआ था, एक फ्लोर मिल था, उसका एक पार्ट डैमेज हो जाता है जिसे वो रिपेयर के लिए देता है। रिपेयर पर देते समय उसे 7 दिन तक अपनी दुकान बंद करनी रहती है, और इसमें वो 7 दिन से ज़्यादा अगर लेता है 9 दिन, तो वो स्पेशल डैमेजेस की बात भी पहले ही कर लेता है। अगर वो 5 दिन तक दुकान बंद करेगा और जो प्रॉफिट का लॉस होगा वो लेगा, तो ये तो नेचुरली लॉस है। लेकिन अगर वो ये बोल देता है कि इस कारण से मुझे कुछ एक्स्ट्रा लॉस हुआ तो भी मैं तुमसे ही वसूल करूंगा 5 दिन के बाद वाला, तो ये स्पेशल डैमेजेस है। तो नॉर्मल जो लॉस है वो तो वो कवर कर सकता है क्योंकि 5 दिन की बात तो हुई थी, पर अगर 7 दिन तक वो बंद रहता है जिसके कारण वो डैमेज क्लेम करने की डिमांड करता है, तो याद रखना कि वो डैमेज तभी क्लेम कर सकता है। ऑर्डिनरी तो वो क्लेम कर ही सकता है, पर स्पेशल तभी क्लेम कर सकता है जब वो प्रायर नोटिस दे देता कि भैया 2 दिन का एक्स्ट्रा लॉस का पैसा मैं तुझसे रिकवर करूँगा, ठीक है। स्पेशल डैमेजेस हमने पहले ही क्लियरली आइडेंटिफाई कर लिए, समझ लिए। अगर आप स्पेसिफिक नोटिस दे देते हो, ठीक है, तो याद रखना आप ये तब कवर कर सकते हो when a party to a contract receive a notice of special circumstances affecting the contract, he will be not only damages arising naturally and directly from the breach but also for special damage। लेकिन आपको क्या देना पड़ेगा इसके लिए, प्रायर नोटिस देना पड़ेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, आपको यहाँ पर प्रायर नोटिस देना पड़ेगा। विंडक्टिव डैमेज सबसे इंटरेस्टिंग डैमेज है। विंडक्टिव डैमेज आप तभी क्लेम कर सकते हो जब 2 कंडीशन है ना, ओनली इन 2 केसेस, ओनली 2 केसेस में ये विंडक्टिव डैमेज जो है वो हमारी क्लेम हो सकती है। कौन से 2 केसेस है, फॉर ब्रीच ऑफ प्रोमिसरी टू मेरी, मतलब अगर आप शादी के मंडप से भाग गए हो, है ना, आपने ब्रीच ऑफ मेरी किया है, तो याद रखना यहाँ पर विंडक्टिव डैमेज जो है वो क्लेम हो जाएगी क्योंकि आप शादी के मंडप से भागे हो। तो यहाँ पर ब्रीच ऑफ प्रॉमिस टू मेरी, और दूसरा रॉन्गफुल डिसऑनर बाय बैंकर ऑफ हिज कस्टमर चेक। अगर कस्टमर का चेक बैंक रॉन्गफुली डिफ्यूज कर देता है जबकि वहाँ पर सफिशिएंट अमाउंट पड़ा था, तो भी उसने डिसऑनर कर दिया बैंक ने, तो उससे लॉस ऑफ क्रेडिट हुआ है ना बिजनेसमैन का, तो उसकी गुडविल खराब हुई है। तो यहाँ पर ये जो लॉस है वो प्रिक्यूनरी नेचर का है। प्रिक्यूनरी नेचर मतलब रिलेशन ऑफ ट्रस्ट होता है, और आपने ट्रस्ट किया कि बैंक में पैसे पड़े तो मेरा चेक बाउंस नहीं करेंगे, तो वो यहाँ पर ये डैमेजेस क्लेम कर सकता है। बट अ नॉन ट्रेडर कैन नॉट गेट हेवी डैमेजेस इन द लाइक सर्कमस्टांसेस अनलेस द डैमेजेस आर एलेज्ड एंड प्रूव्ड एज अ स्पेशल डैमेजेस। अगर आप ट्रेडर हो तो आपका चेक डिसऑनर होना ही नहीं चाहिए क्योंकि आप बिजनेसमैन हो, लेकिन अगर आप नॉन ट्रेडर हो और अगर आप स्पेशल डैमेजेस क्लेम करना चाहते हो तो याद रखना आप तभी कर पाओगे जब आपने ये प्रूव कर दिया या प्रायर नोटिस दे दिया कि भैया मुझे कुछ और नुकसान भी हुआ है। तो याद रखना ट्रेडर जो होते हैं, बिजनेसमैन जो होते हैं, उन पर ये विंडक्टिव डैमेजेस का चार्ज इमीडिएटली लग जाएगा। नॉन ट्रेडर को हेवी डैमेजेस क्लेम करने के पहले ये प्रूव करना पड़ेगा कि उसने इस तरह के डैमेजेस होने पर क्लेम करने का एक प्रायर नोटिस दिया था, मतलब ये उसके स्पेशल डैमेज में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। अब आता है नॉमिनल डैमेजेस। नॉमिनल डैमेजेस किसको बोलेंगे, ध्यान रखना, आपका कुछ भी नुकसान नहीं हुआ है पर आप बोल रहे हो कि यार कुछ तो दे दे भाई, तूने ब्रीच किया है, माना कि मेरा कोई रियल डैमेज, ही हैज नॉट इनफेक्ट सफर्ड एनी रियल डैमेजेस, पर वो कुछ बोल रहा है कि भाई कुछ पैसे दे दे, कुछ अमाउंट दे दे। तो याद रखना कि 1 रुपये में 10 पैसे के बराबर भी अगर वो देता है तो ये डैमेज नॉमिनल डैमेज कहती है। डैमेजेस फॉर deterioration caused by delay. In case of deterioration caused goods by delay, damages can be recovered from courier even without notice. The word deterioration not only implies physical damages
to the goods, but it may be also mean loss of special opportunity for sale. रास्ते में गुड्स से डिले हो जाता है तो आप कौन से डैमेज क्लेम करोगे? डैमेजेस फॉर डिटोरिएशन। इसमें आप चाहे गुड्स रास्ते में टूट जाए इसलिए आपको नहीं मिल पाए, या गुड्स आप तक पहुंचा तो पर लेट पहुंचा जिससे आपकी जो सेल की अपॉर्चुनिटी थी वो मिस हो गई, तो भी आप ये डैमेज क्लेम कर सकते हो। प्री फिक्स डैमेजेस किसे बोलेंगे? ऐसा डैमेज जो पहले से फिक्स हो, उसे कौन सा डैमेज बोलेंगे? प्री फिक्स डैमेजेस। समटाइम्स पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट स्टिपुलेटेड एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन दैट द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अ सर्टन अमाउंट विल बी पेएबल एज डैमेज। सर्टन अमाउंट पर अंडरलाइन कर लो, पहले से बता दिया था कि डैमेजेस में ये तो जाएगा ही जाएगा, ठीक है, तो फिर इसे प्री फिक्स डैमेजेस बोलेंगे। Section 74 provide if the sum named in the contract is the amount to be paid in case of breach, aggrieved party is entitled to receive from the party at fault a reasonable compensation not exceeding the amount so named. लेकिन प्री फिक्स डैमेजेस से ज़्यादा आप वसूल नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपका लॉस भले ही कितना पर आपने पहले अमाउंट फिक्स कर दिया था। एग्जाम्पल से समझते हैं। पेनल्टी प्रोवाइडेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट इज 1 लाख एंड एक्चुअल लॉस बिकॉज ऑफ ब्रीच इज 70,000, तो 70,000 ही हम वसूल कर सकते हैं। द अमाउंट ऑफ एक्चुअल लॉस एंड नॉट द अमाउंट ऑफ स्टिपुलेशन, बट इफ लॉस इज सेड टू बी 1,50,000, लॉस ज़्यादा हो जाता तो भी जो अमाउंट बताया बस उतना ही रिकवरेबल होता। इसका मतलब ये आपको समझाना चाहते हैं कि आप पहले से ही प्रीफिक्स डैमेजेस क्लेम करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट में ज़्यादा अमाउंट डाल दो, भले ही लॉस कम का हो, ताकि आप एटलीस्ट उस अमाउंट तक तो कवर कर पाओ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है पेनल्टी एंड लिक्विडेटेड डैमेज सेक्शन 74। ये आपसे एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। देखो टाइप्स ऑफ डैमेजेस तो अपने आप में इम्पोर्टेंट थे ही, पर पेनल्टी और लिक्विडेटेड डैमेजेस भी एग्जाम में पूछा जाता है। मतलब सेक्शन 73 के साथ जो टाइप्स ऑफ डैमेजेस हमने पढ़ी, नॉमिनल डैमेजेस, रिमोट डैमेजेस, ऑर्डिनरी डैमेजेस, विंडक्टिव डैमेजेस, स्पेशल डैमेजेस, इनके अलावा पेनल्टी एंड लिक्विडेटेड डैमेजेस सेक्शन 74 पर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। The party to a contract may provide beforehand the amount of compensation payable in case of failure to perform of the contract. In such case, the question arises whether the court will accept this figure as the measure of damage. मतलब क्या कोर्ट को लगेगा कि हाँ जितना डैमेज तुम क्लेम कर रहे हो उतना देना चाहिए, या कोर्ट अपने हिसाब से उस अमाउंट को कम ज़्यादा कर सकता है। इंग्लिश लॉ इस बारे में बोलता है कि द सम सो फिक्स्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट मे बी इंटरप्रेटेड आइदर एज अ लिक्विडेटेड डैमेज और एज अ पेनल्टी। जो सम फिक्स हो रहा है वो लिक्विडेटेड डैमेज मतलब प्रीफिक्स डैमेजेस के नाम से भी आप उसको बोल सकते हो और पेनल्टी के नाम से भी आप उसको बोल सकते हो। इफ द सम फिक्स्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट रिप्रेजेंट्स अ जेन्युइन और प्री एस्टिमेटेड बाय द पार्टीज ऑफ which would be caused by future breach of contract, it is a liquidated damage। अगर आपने पहले से प्री एस्टिमेट कर रखी है तो उसे हम लिक्विडेटेड या प्री फिक्स्ड डैमेजेस बोलते हैं। अभी पढ़ा था हमने। इट इज एन असेसमेंट ऑफ द अमाउंट विच द ओपिनियन ऑफ द पार्टी विल कंपनसेट फॉर द ब्रीच। ये एक असेसमेंट है, मतलब एक अंदाजा लगाया जा रहा है। सच अ क्लॉज इज इफेक्टिव एंड द अमाउंट इज रिकवरेबल बट वेयर द सम फिक्स्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट इज अनरीजनेबल। अनरीजनेबल स्टार लगाना, unreasonable, and it is used in force of other party to perform the contract, it is penalty। अगर unreasonable amount है मतलब जितना लॉस हुआ उससे ज़्यादा ले रहे थे हम उसको सजा दे रहे थे, उसे पेनल्टी बोला जाएगा। such a clause is disregarded and injured party cannot recover more than the actual loss। हमने अभी पढ़ा कि आपका जितना लॉस है आप उतना रिकवर करो, और इवन हमारे यहाँ पर तो प्रीफिक्स्ड डैमेजेस भले ही लॉस ज़्यादा हुआ है तो प्रीफिक्स डैमेजेस में तो क्या बताते हैं कि जितना अमाउंट फिक्स किया उतना ही मिलेगा, चाहे लॉस ज़्यादा हुआ हो या कम हुआ हो। लेकिन जो उसके ऊपर वसूला जाता है उसे पेनल्टी बोला जाता है। इंडियन लॉ क्या बोलता है? इंडियन लॉ मेक्स नो डिस्टिंग्विश बिटवीन पेनल्टी एंड लिक्विडेटेड डैमेजेस। The Court of India awarded only a reasonable compensation not exceeding the sum so mentioned in the contract. Section 74 of contract lays down if the party have fixed the damages will be court never allow more, but the court may allow less. A decree to be passed only to the reasonable compensation not exceeding the sum named by the party. Section 74 entitled a person
complaining of breach of contract to get reasonable compensation and does not entitled to realize anything by way of penalty. इंग्लिश लॉ और इंडियन लॉ में क्या है? इंग्लिश लॉ बोलता है भाई हम उससे ज़्यादा भी कवर करेंगे एक्चुअल लॉ, और जो वो अनरीजनेबल अमाउंट ऊपर से कवर कर रहा है उसे हम यहाँ पर बोलेंगे पेनल्टी. लेकिन हमारा इंडियन लॉ प्री फिक्स डैमेजेस की बात करता है, भाई जितना अमाउंट फिक्स हुआ है बस उतना ले जाओ और अपने घर जाओ. रीजनेबल अमाउंट, अनरीजनेबल अमाउंट या पेनल्टी जैसी हम कोई बात समझते ही नहीं. एक्सेप्शन वेयर एनी पर्सन गिव्स एनी बॉन्ड टू द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ एनी पब्लिक ड्यूटी एंड विच इन द पब्लिक आर इंटरेस्टेड on breach of such type of condition on any such instrument he shall be liable to pay the whole sum mentioned in therein. मतलब याद रखना कि अगर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट की बात है और बेटा तब आपने परफॉर्म नहीं किया तो फिर हम ज़्यादा भी वसूल कर लेंगे, क्योंकि ये गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट है. इसमें फिर पेनल्टी अलग से लगेगी. और जो समय कॉन्ट्रैक्ट विथ वी दैट ए प्रैक्टिसेस एज अ सर्जन इन कोलकाता will be pay B rupees 50,000. A practice as a surgeon in Kolkata. B is entitled to such compensation not exceeding of 50,000. The court consider reasonable, है ना. ये तो normal example हो गया. A borrow 10,000 from B and gives him a bond of rupees 20,000 payable by 5 yearly installment of rupees 4,000 with stipulation that in default of payment the whole shall become due. This is a stipulation by way of penalty. देखो उधार लिए 10,000 और वो बोल रहा है कि अगर ये डिफ़ॉल्ट इन पेमेंट है तो पूरा का पूरा ड्यू हो जाएगा 20,000. इसका मतलब ज़्यादा अमाउंट है तो ये पेनल्टी कहलाए. ए अंडरटेक टू रीपे लोन ऑफ 10,000 बाय 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट विद द स्टिपुलेशन दैट डिफॉल्ट ऑफ द पेमेंट ऑफ एनी इंस्टॉलमेंट द होल शेल बिकम ड्यू. दिस स्टिपुलेशन इज नॉट अ वे ऑफ पेनल्टी एंड द कॉन्ट्रैक्ट में बी इन्फोर्स्ड अकॉर्डिंग टू इट्स टर्म. 10,000 है और 10,000 ही वसूलेगा, पूरा अमाउंट ड्यू माना जाएगा. तो ये तो नॉर्मल सी बात है, लेकिन एक्स्ट्रा अगर आप कवर करते हो तो ये पेनल्टी. और याद रखना इंग्लिश लॉ तो इसे अलाउड करता है पर इंडियन लॉ इसे अलाउड नहीं करता है. अब लिक्विडेटेड डैमेज और पेनल्टी में क्या डिफरेंस है पढ़ते हैं ध्यान से. पेनल्टी एंड लिक्विडेटेड डैमेज हैव वन थिंग इन कॉमन दैट बोथ आर पेएबल ऑन ऑकरेंस ऑफ द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. It is very difficult to draw a clear line of distinguish between two, but certain principles are laid down below may be helpful. First, if the sum payable is so large as to be for in excess of the probable damage on breach, it is certain penalty. जो नॉर्मली आपको लॉस होने वाला है उससे एक्सीड कर जाए तो जितना एक्सीड करेगा ना वो पेनल्टी. वेयर अ सम इज एक्सप्रेस्ड टू बी पेएबल ऑन सर्टन डेट and a future sum in the event of default being made, a later sum is a penalty because mere delay in payment is likely to cause damage. मतलब जैसे हम 10,000 रुपये किसी को उधार दे रहे हैं और उसने डिले करा तो हमने उतने टाइम का उस पर इंटरेस्ट भी जोड़ दिया, तो इंटरेस्ट जो एक्स्ट्रा हम 10,000 रुपये के ऊपर ले रहे हैं वो कहलाएगा हमारा पेनल्टी. द एक्सप्रेशन यूज्ड बाय पार्टी इज नॉट फाइनल. The court must find out whether the sum fixed in the contract is truly a penalty or liquidated damage. If the sum fixed is extravagant and exorbitant, the court will regard as a penalty even if it is termed as liquidated damage in the contract. मतलब जैसे A ने B को बोला कि यार मैं तेरे लिए पेंटिंग बना रहा हूँ, उसमें कुछ 2 लाख रुपए का रॉ मटेरियल लगेगा, है ना. और मैं तुझसे अगर तूने ये पेंटिंग टाइम पे नहीं बना के दी, है ना, और मुझे ये लॉस हो गया बी को क्योंकि पेंटिंग टाइम पर बनाकर ए नहीं दे रहा है, रॉ मटेरियल के 2 लाख रुपए ऑलरेडी ए को मिल चुके हैं, लेकिन ए ने टाइम पर पेंटिंग बनाकर नहीं दी तो बी ने बोला कि भाई तेरा तो सिर्फ रॉ मटेरियल बिगड़ेगा 2 लाख रुपये, है ना, तूने मुझे नहीं बना के दी तो, हालांकि मैं तुझे एडवांस दे चुका हूँ 2 लाख रुपये, तो तेरा तो कुछ नुकसान है नहीं, पर तूने नहीं बना के दी इसके लिए मुझे बहुत लॉस हो जाएगा क्योंकि मैंने इसे फर्दर फॉरेन में सेल करने के लिए 10 लाख रुपए का एक कॉन्ट्रैक्ट कर चुका हूँ. तो अपन एक कॉन्ट्रैक्ट कर ले, अपन अगर तूने मुझे टाइम पे नहीं बना के दी तो तू मुझे 50 लाख रुपए देगा. तो कोर्ट को लगेगा यार ये कॉन्ट्रैक्ट में रॉ मटेरियल सिर्फ 2 लाख का गया है ना, और बी ने वो ऑलरेडी एडवांस दिया था ए को, बी का रॉ मटेरियल 2 लाख का वो लॉस समझ लो और 10 लाख रुपए का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट उसके हाथ से जो गया तो ज़्यादा से ज़्यादा 12 लाख की पेनल्टी बनती है. 50 लाख किस बात के मांग रहे हैं. तो ऐसी सिचुएशन में कोर्ट डिसरिगार्ड भी कर सकता है क्योंकि एक्सेस अमाउंट पेनल्टी कहलाएगी और पेनल्टी कोर्ट के डिस्क्रिएशन पर चलती है.
कोर्ट को ये एक्स्ट्रावेजेंट लग रहा है, मतलब ज़्यादा अमाउंट लग रहा है, तो कोर्ट डिसरिगार्ड भी कर देगी। द एसेंस ऑफ पेनल्टी इज अ पेमेंट ऑफ मनी स्टिपुलेटेड एज अ टेरडम ऑफ ऑफेंडिंग पार्टी। द एसेंस ऑफ लिक्विडेटेड डैमेज इज डिनाइंग प्री एस्टिमेटेड, है ना। अगर आप किसी को सजा देना चाहते हो ऑफेंडिंग पार्टी को, है ना, टेररम मतलब आप उसको पनिश करना चाहते हो, तो फिर आप पेनल्टी लगाओ। अदरवाइज आप एक नॉर्मल प्री एस्टिमेटेड डैमेज क्लेम कर सकते हो। ये एग्जाम में लिखने के लिए आ सकता है, आप प्रिपेयर करके जाना। इंग्लिश लॉ ने अलग अलग इसको बना रखा है, बट नो डिस्टिंग्विश इन इंडिया। द कोर्ट इन इंडिया मस्ट ascertain the actual loss and awarded same amount, however exceed the sum so fixed in the contract, ठीक है। द सम विच विज नॉट हाउएवर एक्सीड द सम, याद रखना कि एक्चुअल लॉस कितना भी हो, पर आपने कॉन्ट्रैक्ट में जो फिक्स किया इंडियन लॉ तो उससे ज़्यादा आपको दिलवाएगी नहीं। तो रिजनेबल कंपनसेशन की यहाँ पर बात की गई है। बिसाइड क्लेमिंग अ डैमेजेस एज अ रेमेडी फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द फॉलोइंग रेमेडीज ऑल्सो अवेलेबल। क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल है? पहला, रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, है ना। ये ऊपर के डैमेजेस तो हम भूल ही जाओ, सारी क्लेम करेंगे जो भी हमने पढ़ी। इसके अलावा हम कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का भी केस लगाएंगे आपके ऊपर, ठीक है। और क्वांटम मेरिट का मतलब होता है जितना काम उतना पैसा। क्या मतलब होता है? जितना काम उतना पैसा, ये आप कहीं पर लिख लो। मतलब कंसिडरेशन अगेंस्ट वर्क डन इसे बोला जाता है, उतना अमाउंट हम आपसे चार्ज कर लेंगे, कंसिडरेशन अगेंस्ट वर्क डन। याद रखना ये केवल तभी आप ले सकते हो जब वो अमाउंट जो है वो मेजरेबल हो, मतलब आप उसे मेज़र कर सकते हो। एक बार पढ़ के देख लेते हैं कि किस बारे में बात कर रहे हैं। वेयर वन पर्सन हैज़ रेंडर्ड सर्विसेज टू अनदर, circumstances which indicate an understanding between them that it is to be paid for, although no particular remuneration has been fixed, the law will infer a promise to pay quantum merit as much as the party doing the services has deserved। माना कि दोनों पार्टी के बीच में कोई रेमुनरेशन तय नहीं हुआ था जब कॉन्ट्रैक्ट तय हुआ था, कोर्ट बोलेगी कि नहीं इसने इतना काम किया, इसका इतना पैसा लग चुका है, तो आप उतना तो इज्जत से दोगे ही दोगे, उसे क्वांटम मेरिट कहेंगे। हालांकि कोई रेमुनरेशन, नो पर्टिकुलर रेमुनरेशन हैज़ बीन फिक्स्ड, लेकिन लॉ इन्फर कर रहा है कि नहीं कुछ पैसे तो देने ही पड़ेंगे, ठीक है, इंजर्ड पार्टी को। डन पार्ट बट नॉट ऑल द वर्क, सारा काम नहीं हुआ है, तो विच इज बाउंड टू डू अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट एंड सिक्स टू बी कंपनसेट फॉर द वैल्यू ऑफ वर्क डन। वैल्यू ऑफ वर्क डन, रिमेंबर इट, वैल्यू ऑफ वर्क डन, वैल्यू ऑफ वर्क डन, ये आपको लिख कर आना है। इट इज ओनली अवेलेबल इफ ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन डिस्चार्ज, द क्लेम मस्ट बी ब्रॉट बाय अ पार्टी नॉट इन डिफॉल्ट। अगर आपको क्वांटम मेरिट क्लेम करनी है तो दो कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। एक तो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट जो कि नहीं हुआ है, ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट, सब्सिडरी कॉन्ट्रैक्ट नहीं, जिस कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है केवल उसी के फुलफिल नहीं होने पर आप क्लेम कर सकते हो। और आप डिफॉल्टर पार्टी नहीं होने चाहिए, मतलब आपकी तरफ से कोई डिफॉल्ट नहीं, पता पड़ा कि आप ही घर बनाने नहीं जा रहे और आप ही बोल रहे कि सर सीमेंट वगैरह ला के रखी हुई है उसका पैसा दिलवा दो, वो नहीं चलेगा। The object of allowing a claim of quantum merit so recompensate the party or person for value of work done which he has done. Damages are compensatory in nature with quantum merit is restitutory. Restitutory का मतलब होता है जब आप किसी पर्टिकुलर क्लेम को कंपनसेशन की तरह नहीं लेते हो, केवल आपने जितना काम किया है उतना लेते हो, तो वो रेस्टिट्यूशन कहलाता है। लेकिन जब आप कंपनसेशन लेते हो तो इसका मतलब आप काम का पैसा नहीं ले रहे हो बल्कि दूसरी चीज़ें भी इसमें शामिल हो जाती है। वेयर अ पर्सन ऑर्डर ओनली 12 बॉटल ऑफ विस्की फ्रॉम अ वाइन शॉप बट ऑल्सो रिसीव 2 बॉटल ऑफ ब्रांडी एंड द परचेस एक्सेप्ट देम, द परचेसर मस्ट पे रिजनेबल प्राइस फॉर ब्रांडी ऑल्सो। उसको ब्रांडी के पैसे भी देने पड़ेंगे कि उसने एक्सेप्ट क्यों किया, है ना। तो जितना आप फायदा ले रहे हो उतना अगर आप लेते हो तो रेस्टिट्यूशन का लॉ लगता है, और अगर आप बाकी के कंपनसेशन भी चार्ज करते हो जिसके, तो वो एक अलग तरह के डैमेजेस है जो हमने ऊपर पढ़े। क्वांटम मेरिट आपको बताता है कि यार इज्जत से आपके इतने पैसे तो लग चुके हैं, हालांकि आपके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट या रेमुनरेशन की बात नहीं थी, पर कोर्ट आपको वो रिवॉर्ड करवाएगा, वो अवॉर्ड करवाएगा। क्वांटम मेरिट कब कब आप क्लेम कर सकते हो? वेन एन एग्रीमेंट डिस्कवर टू बी वॉइड, or when the
कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। कॉन्ट्रैक्ट वॉइड डिस्कवर हो जाए या वॉइड हो जाए, ठीक है, दोनों ही कंडीशन में आपका जितना पैसा लग चुका है वो आप ले सकते हो। ऐसा कब हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट बाद में वॉइड हो जाए? देखो, अभी ए ने बी के साथ मान लो कॉन्ट्रैक्ट किया था इन द 2016 और डीमोनेटाइजेशन हो गया, तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया, क्योंकि जो पेमेंट देना था वो करेंसी ही फेल हो गई, तो थोड़ा डिले होना तय बात है। लेकिन चूंकि ए कुछ काम कर चुका था तो उतना पैसा उसको मिल जाएगा, क्योंकि एग्रीमेंट क्या हो गया है? वॉइड डिक्लेयर्ड हो चुका है। व्हेन समवन इज डन विदाउट एनी इंटेंशन टू डू सो ग्रेचियसली, भाई ए ने बी के लिए जो भी काम किया था, डीमोनेटाइजेशन तो अचानक से आया, तो उसका कोई इंटेंशन नहीं था कि वो बी के लिए फ्री में काम कर रहा है। ए के पैसे लग रहे थे, मतलब जैसे ए ने यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट किया हो बी के साथ कि भाई अगर 500 मेंबर्स का खाना बनाना है तो मैं बना दूंगा, तुम्हारे यहाँ अगर कोई फंक्शन या प्रोग्राम है तो, है ना। अब ए ने बी से ये कॉन्ट्रैक्ट ले लिया और ए का कोई फ्री में काम करने का इंटेंशन नहीं है, ग्रेचियस मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, पैसे चार्ज करने थे ए को इसके लिए, ठीक है। अब क्या हुआ, अचानक से डीमोनेटाइजेशन हो गया और ए बोल रहा है कि भाई देख, तू थोड़ा सा अपना फंक्शन डिले कर दे, थोड़ी प्रॉब्लम है, मैं अरेंज नहीं कर पाऊंगा सारी चीज़ें, क्योंकि डीमोनेटाइजेशन के कारण जिनको पेमेंट देना है वो करेंसी मुझे चेंज करवानी है, ठीक है भाई। अब यहाँ पर ए बी से कंपनसेशन क्लेम कर सकता है कि भाई देख, बी बोलता है कि नहीं नहीं मैं तो इसी दिन फंक्शन करूँगा, ए बोलता है देख मेरे पैसे लग चुके हैं, जितने लगे वो मैं तुझसे रिकवर करूँगा, तो कोर्ट ए को ये अवार्ड करवाएगा, ये पैसे दिलवाएगा, क्योंकि डीमोनेटाइजेशन के कारण वाकई डिले पॉसिबल है और ए का कोई इंटेंशन नहीं था कि वो बी के लिए फ्री में काम कर रहा है। तो यहाँ पर ए को जितना काम है उतना पैसा बी से मिल जाएगा अगर बी ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ता है तो। वेयर देर इज एन एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट टू रेंडर सर्विसेज बट देर इज नो एग्रीमेंट टू रेमुनरेशन। सर्विसेज रेंडर करने का तो कॉन्ट्रैक्ट था पर कोई रेमुनरेशन फिक्स नहीं किया है, मतलब ए ने बी को बोला था कि ठीक है मैं थोड़ा बहुत काम तुम्हारे लिए शुरू कर देता हूँ, पर उस थोड़े बहुत काम शुरू करने के लिए अभी तक कोई बात नहीं हुई थी, ना कोई एडवांस लिया या दिया गया था। तो फिर ए कोर्ट में जाकर बोलेगा कि सर देखो, हालांकि कोई बात नहीं हुई थी पर मैं बी के लिए इतना इतना पैसा खर्च कर चुका हूँ या इतना काम कर चुका हूँ या लोगों को एडवांस पेमेंट दे चुका हूँ, तो उतना पैसा ए को मिल जाएगा। When one party abandons or refuse to perform the contract, ये तभी मिलेगा जब कोई एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को अबेंडन कर दे, मना कर दे या रिफ्यूज कर दे परफॉर्मेंस से। Where a contract is divisible and the party not in default has enjoy the benefit of part performance। अगर दो पार्ट में था, एक पार्ट हो चुका है, कॉन्ट्रैक्ट दोनों पार्ट के साथ में हुए थे पर एक पार्ट परफॉर्म हो चुका है, दोनों पार्ट इंडिविजुअली डिविजिबल है, तो इसने जो सी था उसने इन दोनों में से एक पार्ट को एंजॉय किया है, लेकिन बाद में कंसिक्वेंटली वो सेकंड को नहीं परफॉर्म कर पा रहा है, पर फर्स्ट तो परफॉर्म हो चुका है ना, तो ए सी से जितना परफॉर्म हो चुका है, जो कॉन्ट्रैक्ट डिविजिबल है, जिसको सी ने एंजॉय किया है, उसके पैसे वो ले सकता है। व्हेन एन इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट फॉर लमसम इज कम्प्लीटली परफॉर्म बट द बेडली पर्सन हु इज परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट कैन क्लेम लमसम बट द अदर पार्टी कैन मेक अ डिडक्शन फॉर बेड वर्क। इंडिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब कि वो अलग अलग नहीं हो सकता है। फॉर अ लमसम और कम्प्लीटली परफॉर्म्ड बट बेडली द पर्सन हु इज परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट कैन क्लेम द लमसम बट अदर पार्टी कैन मेक अ डिडक्शन फॉर बेड वर्क। आपने पूरा एक साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, डिविजिबल नहीं है, तो आप पूरा क्लेम कर सकते हो, लेकिन सामने वाला व्यक्ति उतने पैसे आपको काट के देगा जो काम आपने या तो नहीं किया है या गलत किया है, ठीक है, अग्री। अगर डिविजिबल है तो कोई लफड़ा ही नहीं है, जितना आपने परफॉर्म किया उतना ले लो, लेकिन अगर डिविजिबल नहीं है तो प्रॉब्लम हो सकती है। आपको यहाँ पर वो अमाउंट जो है पूरा मिलेगा पर आपके बेड वर्क के डिडक्शन के बाद। आप सामने वाले पर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का केस लगा सकते हो, आप इंजक्शन का केस लगा सकते हो, मतलब जैसे मान लो माधुरी दीक्षित मेरे घर पर डांस परफॉर्म करने के लिए आने वाली थी कि चलो दीपमाला मैडम के डांस परफॉर्म करेंगे उनके घर के इनॉग्रेशन पर, और माधुरी दीक्षित जी ने अचानक से मना कर दिया, ब्रीच कर दिया कॉन्ट्रैक्ट, तो मेरा दिल टूट गया। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगी, उनसे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिमांड करूँगी कि मैं तो इनॉग्रेशन तभी करूँगी जब आप मुझे आपका वही वाला डांस परफॉर्म करो।
तो मैं इसके लिए भी केस लगाऊँ। सूट फॉर इंजक्शन मतलब अगर उनने मेरी बात नहीं मानी तो मैं नेगेटिव ऑर्डर उनके ऊपर लगा दूंगी। नेगेटिव ऑर्डर मतलब आपने मेरे यहाँ डांस नहीं किया ना, आप अगले 2 साल तक कहीं और भी डांस परफॉर्म नहीं कर सकती, तो मैं इंजक्शन का ऑर्डर भी इशू करवा दूंगी। तो याद रखना, ब्रीच करने पर ये अदर रेमेडीज भी अवेलेबल है, जिसमें पहला है रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट को आप पूरा तोड़ सकते हो, प्राइस वसूल कर सकते हो, डैमेजेस क्लेम कर सकते हो, एंटाइटल टू कंपनसेशन फॉर ऑन एनी डैमेजेस, क्वांटम मेरिट ले सकते हो। क्लेम फॉर क्वांटम मेरिटेड कब अराइजेस होगा, ये कंडीशन आपको एग्जाम में ऐसी कैसी लिख कर आनी है, एक भी पॉइंट छोड़ना नहीं है। फिर उसके बाद में आप यहाँ पर सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है, इंजक्शन है, पार्टी राइटफुली रिजाइन द कॉन्ट्रैक्ट एंटाइटल फॉर कंपनसेशन, ये अपन ने पढ़ लिया कि आप नॉन फुलफिलमेंट के लिए कंपनसेशन क्लेम कर सकते हो, ठीक है। और इसी के साथ आपकी ये वाली यूनिट पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई है ना। एक एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। अ सिंगर अग्रीड विथ बी टू परफॉर्म एट हिज थिएटर फॉर 2 months on a condition that during that period he would not perform anywhere. In this case, B could move the court for grant of injunction restraining A from performing in other place. वो नेगेटिव ऑर्डर लेकर आ सकता है, क्योंकि इंजक्शन मतलब नेगेटिव ऑर्डर कि आप हमारे यहाँ परफॉर्म कर रहे हो ना, इतने दिन तक आप कहीं और परफॉर्म नहीं करोगे, या आपने हमारे यहाँ से परफॉर्म करने के लिए मना कर दिया तो भी मैं आप पर इंजक्शन यूज़ करूँगा, ठीक है। और बेटा आपकी यूनिट कंप्लीट हो गई, IMP थी, इसको ठीक से पढ़ना। थैंक यू बेटा।